चलिए आज हम बात करेंगे वैद्युत विभव। कल हम लोग विद्युत विभवांतर तक पढ़े थे, ठीक है। आज बात होगी विद्युत विभव, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कल हमने आपको बताया भी था कि जब आप आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, यानी एक बिंदु को कहां रखें, अनंत पर। जैसे कल जब हम लोग डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को देखिएगा। यहां पर हमने एक आवेश माना था Q कूलाम, और इसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A था जहां पर Q नॉट कूलाम का आवेश रखा था, ठीक। जिस पर इस आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल क्या था, Ft। आवेश को हमें इस आवेश की तरफ लाना था, तो हमें इसके लगभग बराबर बल इस दिशा में लगाना पड़ा, और वो था EF एक्सटर्नल यानी बाह्य बल। एक छोटी सी दूरी लाया, हमने कार्य किया। जब इसी आवेश को A से B तक लाया तो भी हमने कार्य किया, और वो कार्य हम लोगों ने कैलकुलेट किया था WAB इक्वल टू माइनस 8 इंटीग्रल A टू B FEDR। इतना कार्य किया गया था। ये कल का डेरिवेशन है, यहां तक हो चुका था, ठीक है। और यही कार्य पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो स्थितिज ऊर्जा थी, उस स्थितिज ऊर्जा में अंतर जो आया था वो इसी कार्य के बराबर था, ठीक है। ये सब हो चुका था कल के ड्राइव में। आज हम बात करेंगे कि अगर इस आवेश को हम अनंत पे ले जाएं, कहां ले जाएं, अनंत पर। इसको अनंत पे रख दें, तो जब आप इसको अनंत पे रखेंगे इस आवेश को, तो अनंत पर क्या होता है, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो जीरो हो जाती है। क्या होती है, जीरो। यानी अगर पॉइंट ए अनंत पे चला जाएगा तो Q नॉट कूलाम के आवेश को कहां से लाएंगे, अनंत से। कहां से लाएंगे, अनंत से। और अनंत पर आवेश जो है Q नॉट, इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा जीरो हो जाती है। मतलब जो UA है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये अनंत पे चला गया है, तो केवल बचेगा कौन, UB, ठीक। कार्य क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू B, यानी अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। ये हो गया जीरो। अब देखिए UB बराबर हो गया W इनफाइनाइट टू B, क्लियर। अब इसी कार्य को अगर हम लाए गए आवेश से भाग दे दें तो ये क्या बन जाता है, विभव। क्या बन जाता है, विभव। अगर किए गए कार्य को आवेश से डिवाइड करते हैं तो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो विभव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब ये बन जाएगा क्या, VB बराबर W इनफाइनाइट टू B बटा Q नॉट, और ये हो जाएगा विद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आई बात। और ये फॉर्मूला आया कैसे है, जब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B तक लाया गया है तो किया गया कार्य आपको प्राप्त हुआ है W इनफाइनाइट टू B, और यह कार्य बिंदु B पर जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थिति ऊर्जा के बराबर हुआ है। फिर कार्य को आवेश से हमने डिवाइड किया है तो हमें B पर विभव प्राप्त हो गया है, यही हुआ है ना। तो इन सारे बातों को अगर हम डिफिनीशन में राइट करें तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। लिखना है, देखिए, जब, समझना, जब किसी विद्युत आवेश
को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है तो किया गया क्या कार्य। ठीक है, यही हुआ है यहां पर। देखिए ये जो चीजें यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया ना, वही चीज यहां लिखा जा रहा है। हमने क्या किया, किसी आवेश को अनंत से इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी तक क्या किया है, लाया है ना। और लाने में कितना कार्य किया है, W इनफाइनाइट B, इतना कार्य हुआ है। तो वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। देखिए, जब किसी विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है, किसी आवेश को अनंत से इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर बी तक क्या किया गया, लाया गया है। लाने में किया गया कार्य, वही देखिए लिखा गया है, तो किया गया कार्य। समझ में आई बात। और किया गया कार्य और आवेश दोनों का अनुपात हुआ है। किया गया कार्य और आवेश का क्या अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आई बात। किया गया कार्य और उस आवेश दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा, चाहे पॉइंट का यहां ये जो पॉइंट है बी, उस पॉइंट को यहां दर्शाइए या मत दर्शाइए, ठीक है, किसी पॉइंट की ही बात हो रही है, बराबर हो जाएगा W इनफाइनाइट टू B। तो यहां B अगर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और लाया गया आवेश कौन था, Q नॉट। ठीक है, तो ये विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही हम लोग ये एक्सप्लेनेशन किए थे कि जब आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर वैद्युत बल बाहर की ओर लगेगा, और आपको आवेश को अंदर की ओर लाना है तो बाह्य बल के इस विद्युत बल के विपरीत में आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और जब आपको बाह्य बल लगाना पड़ता है तो इसका मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बाह्य बल नहीं लगाना पड़ता इसका मतलब हमें कार्य प्राप्त होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब यहां कार्य करना पड़ेगा। किसके विपरीत, विद्युत बल के। ठीक है, तो विद्युत बल के विपरीत हमने कार्य किया। कितना, WAB, इतना कार्य हम लोग A से B तक लाने में किया। और यह कार्य A से B तक लाने में जो कार्य हुआ है वह कार्य A और B की जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर हुआ है। ये भी कल हो गया था। ठीक, अब अगर हम ये कहें कि इसमें से एक बिंदु कहां चला जाए, अनंत पर। कहां चला जाए, अनंत पर। तो जब बिंदु A अनंत पर चला जाएगा तो अनंत पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। जब वैद्युत क्षेत्र 0 होगा तो वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। जब कार्य नहीं होगा तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी। इसलिए अनंत पर जब ये बिंदु A चला जाएगा
तो इस आवेश का अनंत पर स्थिति वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। तो देखिए 0 हमने कर दिया, ठीक है। अब अनंत से उसको लाएंगे, तो अनंत से कहां तक लाएंगे? बी तक। और बी कहां है? इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बी तक आप उसको लाएंगे, तो अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य हो गया, और यह कार्य दोनों के स्थिर ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, जबकि अनंत पर स्थिर ऊर्जा क्या है? 0। तो केवल स्थिर ऊर्जा कहां पर बनी? बी पर, ठीक है। तो भी यू बी बराबर हो गया इतना। अगर इस कार्य को आवेश से डिवाइड कर देंगे तो यह स्थिर ऊर्जा किस में बदल जाएगी? विभव में। इसका मतलब जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएंगे तो किया गया कार्य और उस आवेश दोनों का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर इसी आवेश को यदि हम ये मान लें कि यदि जो Q नॉट है वो कितने कूलाम का हो जाए? 1 कूलाम का हो जाए। अगर Q नॉट को 1 कूलाम मान लिया जाए, ठीक है, तो जब ये 1 कूलाम का होगा तो VB बराबर कितना हो जाएगा? W इनफाइनाइट टू D। भाई एक नीचे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो VB बराबर हो जाएगा W इनफाइनाइट टू B, यानी विभव जो होगा अनंत से आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर हो जाए। कब? जब आवेश कितना हो? 1 कूलाम का हो। यानी 1 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। कब? जब आवेश 1 कूलाम का हो। लेकिन अगर आवेश 1 कूलाम का न हो, यानी 1 कूलाम से अधिक हो, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, अगर ऐसे आवेश हो, तब आपको किए गए कार्य में उस आवेश से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, तब आपको विभव मिलेगा। लेकिन अगर आवेश 1 कूलाम का है तो सीधे किया गया कार्य ही विभव हो जाएगा। लेकिन अगर आवेश 1 कूलाम से अधिक है, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 10 कूलाम, 50 कूलाम, 100 कूलाम, ऐसे हो, तो आपको विभव निकालने के लिए किए गए कार्य में आवेश से भाग देना पड़ेगा, तब विभव आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही हमने कहा कि यदि आवेश Q 1 कूलाम का है तो विभव किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम चाहें तो विद्युत विभव का एक नया डिफिनीशन लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, एकांक यह आवेश कितने कूलाम का है? 1, और 1 को लिखा जाता है एकांक कूलाम के आवेश को कहां से? अनंत से कहां तक? विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर। एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, जब आवेश कितना हो? 1 कूलाम, और इस 1 कूलाम के आवेश को कहां से लाना है? अनंत से कहां तक लाना है? विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। ठीक है, तो एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, यही ना कार्य। और ये कार्य किसके बराबर हो गया? विभव को। तो लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। विद्युत विभव
कहलाता है। अब जिस बिंदु तक लाएंगे उस बिंदु पर यह विभव हो जाएगा। ठीक है, अगर बी तक ला रहे हैं तो बी पर विभव हो जाएगा, जहां तक लाएंगे उस पॉइंट का वो विभव हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो एक डिफिनीशन आपको यह भी है, अगर प्रश्न आता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं या विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या है? विद्युत विभव है। समझ आ गई बात? और यदि विभवांतर की बात करता है तो दोनों बिंदु कहां रहेंगे? विद्युत क्षेत्र के। जब विभवांतर की बात करें तो समझ लीजिएगा आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है और दोनों बिंदु कहां होंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर। समझ आई बात? लेकिन जब विभव की बात करें तो एक बिंदु कहां होगा और एक बिंदु कहां होगा? विद्युत क्षेत्र के। आवेश को कहां से लाएंगे और कहां तक लाएंगे? तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? बस विद्युत विभव। ठीक है, विभवांतर में दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर होंगे और इस पर पूरा चर्चा कल की क्लास में हो चुका है। आज केवल हम विभव पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भी मात्रक पूछेगा। ठीक है, तो जो मात्रक विभवांतर का है वही मात्रक विभव का भी है। ठीक है, जो मात्रक विभवांतर का है वही मात्रक विभव का भी होता है। इसमें थोड़ा सा भी संकोच ना करिएगा। देखिए उसका भी सूत्र यही था, बस यहां क्या लिखा था? ए बी। क्या लिखा था? किया गया कार्य बटा आवेश वहां भी था, यहां भी किया गया कार्य बटा आवेश है। ठीक है, तो इसका भी मात्रक वही होगा। तो लिखेंगे विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? कौन बताएगा? जूल प्रति। क्यों जूल प्रति कूलाम होगा? क्योंकि देखिए फॉर्मूला में देखिए ऊपर कार्य है और कार्य का यूनिट क्या होता है और नीचे आवेश, तो आवेश की यूनिट तो क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। और इसी को एक शब्द में क्या कहोगे? वोल्ट। इसी को वोल्ट भी कहते हैं। और ये दोनों बराबर होते हैं। एक जो वोल्ट होता है ना वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ये जरूर ध्यान रखना, 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद यहां पर आता है विमीय सूत्र। क्या आता है? विमीय सूत्र। विद्युत विभव का विमीय सूत्र। ठीक है, और विमीय सूत्र जो विभवांतर का है वही विमीय सूत्र इसका भी होगा। तो विमीय सूत्र विभवांतर में आप लोग पढ़े होंगे, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस क्यू पढ़े होंगे। तो यही विमीय सूत्र इसका भी है। विभवांतर कौन सी राशि है? तो विभव भी कौन सी राशि होगा? अदिश। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विद्युत विभव विद्युत विभवांतर क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर एक बार ध्यान देना, विद्युत विभवांतर जब भी पूछे तो विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वो कार्य और जिस आवेश को आप ले जाएंगे वो आवेश, दोनों का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। लेकिन अगर इनमें से एक बिंदु चला जाए तो आवेश को अनंत से कहां लाएंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर।
तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब इसी फार्मूले से हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, या 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग यहां पर देख लें। देखिए, अगर प्रश्न आता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो देखो, विभव का जो फॉर्मूला है या विभवांतर का जो फॉर्मूला है, उनमें से किसी एक का फॉर्मूला यहां लिखो। तो मान लो हम विभव का लिख रहे हैं, विभव के सूत्र से, तो विभव का सूत्र है V इक्वल टू W इनफाइनाइट टू B अपॉन Q नॉट। यही है। अब देखो कैसे 1 वोल्ट को डिफाइन किया जाएगा। यदि हम इनमें से ये सब मान लें कि किया गया जो कार्य है वो कितना है, 1 जूल, कितना, और लाया गया जो आवेश है वो कितना है, 1 कूलाम है। ठीक, तो अगर ये भी 1 रख दें, ये भी 1 रख दें, तो 1/1 1 हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 1 क्या, वोल्ट। V का मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये कब हुआ है, जब लाया गया आवेश कितना हो, 1 कूलाम, और अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल। तो विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब इन्हीं को ये और ये, इन तीनों को अब हम शब्दों में जब व्यवस्थित करेंगे तो 1 वोल्ट का डिफिनीशन बन जाएगा। देखिए कैसे, देखिए, यदि एकांक कूलाम के आवेश को, समझना, यदि एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तो विभव कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। यानी एकांक कूलाम के आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट कहलाता है। समझ आई बात? तो इसी तरह हम डिफिनीशन बना लेते हैं। अलग से कुछ नहीं होता है, नहीं कि बैठ के रटिए, उसको रटिए नहीं, बस यहां पर देखिए कैसे रखा जा रहा है, उसको समझ लीजिए और उसी चीजों को शब्दों में व्यवस्थित कर दीजिए, डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो डिफिनीशन देखिए यहां पर लिख रहे हैं उसका, ये लिखने के बाद यहां पर डिफिनीशन देखिए कैसे, एकांक कूलाम के आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर यदि कितना कूलाम, 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। समझ में आ गई बात? इन्हीं शब्दों को देखिए हमने इन जो यहां पर हमने माना है ना, इन्हीं को शब्दों में व्यवस्थित कर दिया। 1 कूलाम क्यू को माने थे, तो देखिए लिखा गया है एकांक कूलाम के, ठीक है, और विभव में आवेश को लाया जाता है कहां से, तो उनको भी लिखेंगे, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से कहां तक लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में लाने पर यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर है ना?
तो इसको नोट करना, ये नोट करें, फिर ये नोट करिएगा। डिफिनीशन यही है 1 वोल्ट का, राग से नोट करिए। चलिए देखिए, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। और ये जो फॉर्मूला आज हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर ये पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आपने देखा होगा बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा था। ठीक है, उसी तरह से इसमें ये फॉर्मूला मेन है, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण क्या विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो किसके कारण विभव निकालना है? बिंदु आवेश के कारण। इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? एक बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न देखिए ये ऐसे ही आ जाता है, लिख देता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, ऐसे ही आएगा। तो बिंदु आवेश के कारण का मतलब कि आपके पास एक बिंदु आवेश होगा। ठीक है, कहा जाता ना, कई बार आपको बता दिए, कहते हैं लोग कि इसके कारण है ही हो गया, तो इसका मतलब वो वहां पर उपस्थित है। सही है, तो बिंदु आवेश के कारण जब कह रहा है, इसका मतलब आपके पास एक बिंदु आवेश है, और वो आवेश हमने मान लिया कितना? क्यू कूलाम। हमने मान लिया वो आवेश क्यू कूलाम का है। ठीक, और ये आवेश कहां पर स्थित है? ऊपर। कहां पर? ऊपर। मान लिया बिंदु O पर क्यू कूलाम का बिंदु आवेश स्थित है, और जब ये आवेश यहां स्थित होगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र अपना बना लेगा। ठीक है, कोई भी आवेश, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी आवेश हो, अगर वो आवेश कहीं पर रखे हैं तो आवेश अपना विद्युत क्षेत्र, अपना एरिया क्या करेगा? बना लेगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर ये क्यू कूलाम का बिंदु आवेश बिंदु O पर रखा गया है, तो सबसे पहला काम इसका ये होगा कि अपना एक क्षेत्र बना ले। तो सबसे पहले अपना एक क्षेत्र बना लेगा ये। उस क्षेत्र की दूरी जो होगी वो इस आवेश के परिमाण पे निर्भर करेगी। अगर आवेश बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, तो क्षेत्र भी क्या बनेगा? कमजोर बनेगा ना, छोटा बनेगा। लेकिन अगर वैद्युत आवेश अधिक कूलाम का है तो क्षेत्र भी क्या होगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहले अपना क्षेत्र बना लिया। अब विभव निकालना है, तो विभव कहां निकलता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही। चाहे विभवांतर निकालिए चाहे विभव निकालिए, दोनों चीज कहां निकलती है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो इसका मतलब इसी के वैद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर एक बिंदु हम ले लें, और वो है A। ठीक है, और ये O से कुछ दूरी पर होगा, मान लिया वो दूरी क्या है? R। ठीक है, तो इस आवेश के कारण हमें बिंदु A पर विभव निकालना है, और बिंदु A कहां है? वैद्युत क्षेत्र के किसके? इस आवेश के। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर R दूरी पर यह बिंदु A स्थित है, और उन्हीं बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखिए विभव निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? अनंत से आवेश को लाना पड़ेगा।
विभव के लिए डिफिनीशन में यही लिखा गया ना कि जब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, लिखा है ना। इसका मतलब आपको एक आवेश लेना होगा और उस आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाना होगा, ठीक है। और लाने में जितना कार्य होगा उस कार्य की गणना करनी होगी। जब कार्य की गणना हो जाएगी तो उसी कार्य को लाए गए आवेश से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो बिंदु ए पर विभव मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब हम कार्य की गणना कैसे करेंगे ये समझिए। कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसी लाइन में, इसी रेखा में, ठीक है, एक और बिंदु मानेंगे। वो मान लिया हमने क्या, बी। ये भी विद्युत क्षेत्र में ही है, ठीक है। और इसकी Q से दूरी हो गई x। कितनी दूरी हो गई, x। समझ में आई बात। हमने इसी लाइन में, इसी रेखा में x दूरी पर एक बिंदु मान लिया B। देखिए अनंत से कार्य की गणना करने के लिए बात हो रही है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि अनंत परिभाषित नहीं है कि कहां पर हम आवेश को रखें, तो इसलिए इसी रेखा में थोड़ी सी दूरी पर एक और बिंदु लिया और उस बिंदु की O से दूरी मान ली x, और यही पर आप एक आवेश को क्या किए, रख दिए। समझ में आ गई बात। जैसे ही आवेश यहां रखेंगे ना तो तुरंत है क्या करेगा, बल लगाएगा, लगाएगा ना, ये बल लगाएगा। कौन सा बल, विद्युत बल। और उस बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। F ही लगेगा इस पर, ठीक है, ये बल लगेगा। तो सबसे पहला काम कूलाम के नियम से इस बल की गणना करेंगे, कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए Q0, एक मिनट पहले इसको लिखेंगे, माना बिंदु O पर Q कूलाम का विद्युत या बिंदु आवेश, बिंदु आवेश स्थित है, जिसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव समझ में आ गया, कहां निकालना है आपको, A पर। विभव A पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए OA, ये रेखा हो गया OA। OA रेखा में, ठीक है, x दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या लिए, B। OA रेखा पर एक अन्य बिंदु B है, जो O से x दूरी पर है, x दूरी पर है। OA रेखा में एक अन्य बिंदु हमने ले लिया क्या, D, और वह भी O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। यदि बिंदु B पर Q0 कूलाम का क्या आवेश स्थित हो,
स्थित हो तो उस पर लगने वाला विद्युत बल। समझ में आ गई बात? बिंदु O पर आपने एक बिंदु आवेश को रखा, उसी के वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर एक अन्य बिंदु A लिया, जहां पर आपको विभव ज्ञात करना है। OA रेखा पर एक अन्य बिंदु B लिया, जो O से कितना दूरी पर है? X दूरी पर है। इस B बिंदु पर आप एक आवेश रख दिए। जैसे आवेश रखेंगे तो ये आवेश उस पर विद्युत बल लगाएगा, और वो बल क्या है? Fe। उस बल का मान निकालेंगे। ठीक है, बल का मान क्या होगा? Fe का मान क्या होगा? K Q1 Q2। ये किसका नियम है? बस कूलाम के नियम। पता रहे किस नियम से निकाल रहे हो। यहां पर देखिए Q1 है Q और Q2 है Q0, और दूरी क्या है? X, तो X स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी X है ना। कहीं R मत लिख देना, क्योंकि R दूरी पर तो आवेश है ही नहीं अभी। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत बल। ये जो Fe लग रहा है ना, है इस बल का मान निकल गया कूलाम के नियम से। क्लियर यहां तक? अब देखो, यदि इस आवेश को B से C तक, बीच में एक बिंदु ले लो C, B से C तक एक छोटी सी दूरी लाया जाए। कितनी? dx दूरी। एक छोटी सी दूरी अगर हम लाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए, यदि Q0 कूलाम के आवेश को, ठीक है, B से कहां तक? C तक कितनी दूरी? dx दूरी क्या किया जाए? विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य। ठीक, अगर एक छोटी सी दूरी B से C तक अगर हम इसको विस्थापित करें तो कितना कार्य होगा? ध्यान देना, बल जो लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, और विस्थापन जो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है, और दोनों सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, और दोनों सदिश राशि एक दूसरे के ठीक, तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना है, वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कार्य कितना होगा छोटी सी दूरी में? देखो, अगर दूरी कम विस्थापित हो रही है तो कार्य भी क्या होगा? कम होगा, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कास, ये होता है। ठीक है, ये कास थीटा कैसे आ जा रहा, ध्यान देना। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो इसी को लिखते हैं Fs कास, लिखते हो ना, उसी तरह यहां भी हो जाएगा Fe dx कास थीटा। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ो। अब देखो, dw बराबर Fe dx, और कास थीटा का मान कितना है? तो 1 मिनट यहां लिख लो, चूंकि थीटा कितना है? 180, और कास थीटा की जगह जब 180 रखोगे तो माइनस, तो हाई हो गया माइनस, तो हाई पूरा निगेटिव हो गया। इसका -1 में गुणा करोगे
तो क्या आएगा -1, तो हो जाएगा -FE/dx। इतना कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी दूरी लाने में इतना कार्य है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर यही कार्य अनंत से a तक लाया जाए, तो एक छोटी सी दूरी लाने में इतना कार्य हुआ है, तो अनंत से a तक लाएंगे तो ऐसे छोटी छोटी दूरियों में जो कार्य होगा सभी कार्य को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समझ में आ गई बात? तो देखिए, यदि आवेश Q0 को अनंत से कहां तक, a तक लाया जाए, तो किया गया कार्य, तब कितना कार्य होगा अगर अनंत से लाएंगे तो इसी कार्य का हम क्या करेंगे, समाकलन, क्योंकि सबको जोड़ना है छोटे छोटे कार्य को, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो समाकलन कैसे करेंगे वो चीज देखिए, ये लिखेंगे समाकलन कहां से ला रहे हैं, जहां से लाएंगे वो नीचे, और कहां तक ला रहे हैं, और a की दूरी क्या है, समझ में आ गई बात, a से r दूरी तक ला रहे हैं, dw बराबर, इधर भी समाकलन अनंत से r तक, माइनस आगे लिख लेंगे FE/dx। समझ में आ गई बात? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, w क्या होगा, w, और कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से r तक हो गया, बराबर इधर आ जाइए, माइनस इनफाइनाइट टू r, FE का मान यहां लिखा हुआ देखिए, रख लीजिए K Q0 इंटू, हो गया ना। अच्छा, अब देखो इसमें किसका समाकलन होगा और किसका नहीं होगा, x स्क्वायर का केवल होगा, क्योंकि d के साथ क्या है, तो केवल x वाले टर्म का होता है ना, d के साथ जो होता है उसी वाले का इंटीग्रेशन होता है, अदर को क्या करते हैं, तो अदर कौन है, ये तीनों अदर हैं, तीनों को क्या करेंगे, तो K Q0 को बाहर कर देंगे, अब बचेगा क्या, इनफाइनाइट टू, और यहां बचा 1/, ऐसे बचा। अब देखो x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ऊपर का मतलब छठे पर ना, ऊपर का मतलब अंश हर से अंश में, नहीं कह दिए सर जी कहे ऊपर ले जाओ, ले जाकर छठे दे दियो। अब देखो इधर ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, समझ में आ गई बात। और आगे देखो, अब W इनफाइनाइट टू R बराबर, देखो -K Q0, ठीक है। अब देखो इसका समाकलन क्या होता है, समाकलन का फॉर्मूला होता है, अगर कोई राशि देखो x पावर n dx है, तो समाकलन क्या होता है, जब घात के रूप में हो तब, जितना घात है उसमें एक, और जोड़ने के बाद जितना आए वही नीचे, समझ में आई बात। यही चीज यहां भी करना है, देखो ध्यान से, x पे पावर कितना है वो, और इसमें जोड़ना कितना है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, तो ये नीचे लिख देंगे। समझ में आई बात, क्लियर है ना। यही इसका नियम है, जब घात के रूप में हो तो घात जितना हो उसमें एक जोड़िए, और जोड़ने के बाद उसको हल कर लीजिए, जितना है वही बटा में लिख दीजिए।
ठीक है ना। अब देखो, और ये बचा है इनफाइनाइट और आर, तो इनफाइनाइट और आर हो गया। अब देखो हाई जो माइनस है ना, ये बाहर आएगा तो हाई माइनस को प्लस कर देगा। क्या कर देगा? प्लस, प्लस हो जाएगा। तो अब हो गया के क्यू क्यू नॉट, हाई खत्म हो गया। तो ऊपर कितना बचा? एक्स पे माइनस, भाई यो घटेगा ना, तो कितना बचा? माइनस, ठीक है। फिर देखो W इनफाइनाइट टू R इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, एक्स का घात माइनस में है, उसको प्लस करना है तो बटे में कर दो। भाई नीचे से ऊपर गया था तो चिन्ह माइनस में हुआ था, अब ऊपर से नीचे लाओगे तो चिन्ह किस में हो जाएगा? बहुत अच्छा। तो 1 बटा क्या हो गया? हो गया ना। अब ये मत सोचना सर जी 1 कहां गया, 1 लिखा नहीं जाता है जब प्लस होता है। तो जब घात +1 हो तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब वह घात माइनस हो तो क्या होता है? हाँ चलिए आगे देखो, के क्यू क्यू नॉट 1 बटा एक्स के जगह पहले ऊपर वाला रखा जाएगा, क्या है? फिर माइनस लिखा जाता है, 1 बटा फिर नीचे वाला, तो 1 बटा इनफाइनाइट का मतलब 0, क्या? 0। तो हाई हो गया कितना? तो बचा कितना? के क्यू क्यू नॉट बटा, यही बचा ना। तो जब आवेश को अनंत से ए तक लाएंगे ना तो इतना कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य हो गया। अभी कार्य की गणना हुई, विभव नहीं। अब विभव की गणना करनी है। तो देखिए बिंदु ए पर क्या? विभव, ठीक है। और विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W इनफाइनाइट टू R, यही लिखेंगे ना, कार्य बटा, यही होता है, यही होता है ना सूत्र। किया गया कार्य बटा लाया गया आवेश। अब कार्य का मान निकाल लिए हो, यहां रख दो। तो V बराबर के क्यू क्यू नॉट बटा पूरे का बटा क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो V बराबर, समझ में आई बात। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र ये होगा, ठीक। अगर ई आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक रहेगा, अगर ई आवेश ऋणात्मक है तो विभव, ध्यान रखना, धन आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विभव, यदि आवेश क्या हो? ऋणात्मक हो तो V का मान माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात। अब इसमें किसी को कई प्रॉब्लम हो जो समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कल मिलेंगे। नोट कर लीजिए।